18वीं लोकसभा के गठन के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए शक्ति प्रदर्शन का मुद्दा बन गए लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर चल रहे सियासी खींचतान के बाद ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। उन्हें ध्वनिमत से स्पीकर चुना गया। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने के सुरेश को मैदान में उतारा जरूर था, लेकिन स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान विपक्ष ने ही डिवीजन नहीं मांगा, जिस वजह से स्पीकर का फैसला ध्वनिमत से ही हो गया। ये 5वीं बार है जब किसी लोकसभा स्पीकर को दोबारा चुना गया है। ओम बिरला से पहले एम.ए. आयंगर, जे.एस. ढिल्लन, बलराम जाखड़ और जीएमसी बाल योगी ही दोबारा स्पीकर चुने गए। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि अब तक सिर्फ बलराम जाखड़ ही एकमात्र ऐसे स्पीकर रहे जिन्होंने लगातार 2 बार इस पद पर अपना कार्यकाल पूरा किया हो। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी। स्पीकर के आसन तक उनको लेकर गए और इसके बाद में फिर बड़ा हंगामा देखने को मिला जब ओम बिरला ने इमरजेंसी पर अपना भाषण दिया और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से बड़ा शोरगुल हुआ, सदन को स्थगित करना पड़ा। पहले ही दिन बड़ा ही एक तरीके से माहौल ऐसा देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और एक वानगी मिल गई कि आने वाला समय सदन में कैसा रहने वाला है। मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो सदन में तो बधाई दी ही प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद में उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी लिखा और ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये बड़े सम्मान की बात है, आपको दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया है। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बधाई देता हूं। और ओम बिरला जो हैं वो काफ़ी करीबी भी रहे। 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली नरेंद्र मोदी ने और इसी तरह 2014 से सांसदी का सफ़र भी शुरू हुआ ओम बिरला का। मैं आपको पूरे सदन की तरफ से बधाई देता हूं। ये बात प्रधानमंत्री मोदी अगले 5 सालों में आपके मार्गदर्शन को लेकर आश्वस्त हूँ। आपकी प्यारी मुस्कान इस पूरे सदन को खुश रखेगी। सांसद के रूप में आपका कामकाज प्रेरित करने वाला है। आपकी कार्यशैली सभी सांसदों के लिए सीखने योग्य है। आपने स्वस्थ शिशु स्वस्थ माँ अभियान शुरू किया, गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कोशिश की है। और ये बात सही है कि ओम बिरला के स्वभाव को लेकर उनका जो तौर तरीका है, बात करने का अंदाज़ है, मृदुभाषी कहे जाते हैं, उसको काफ़ी पसंद किया गया है। 17वीं लोकसभा संसदीय इतिहास का स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में जो निर्णय हुए हैं, सदन के जरिए जो सुधार हुए हैं, वो आपकी भी और सदन की भी विरासत है। ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज सदन में बधाई देते हुए ओम बिरला के लिए कही है।
जब भविष्य में विश्लेषण होंगे तब लिखा जाएगा आपकी अध्यक्षता में भविष्य की बुनियाद रखी गई। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। इन्हें भूरी भूरी प्रशंसा जो है आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्पीकर ओम बिरला की गई। वहीं बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की नहीं, राहुल गांधी ने भी आज स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी है। विपक्ष के नेता हैं अब राहुल गांधी, उन्होंने ओम बिरला को बधाई दी। राहुल ने कहा विपक्ष सरकार का सहयोग करना चाहता है, सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है और विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज़ हमें उठाने देंगे। और ये बात बार बार कही जाती है कि एक संवैधानिक पद होता है, विपक्ष की आवाज़ दबाना अलोकतांत्रिक, ये बात भी कहते दिखाई दिए। विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा और राहुल एक औपचारिकता होती है और आज के दिन तो कम से कम जो है वो तारीफ़ की जाती है, सहयोग की बात कही जाती है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे बड़ा हंगामा जो है वो सदन में होगा। आज भी हुआ, क्योंकि ये सारी बातें हुई उसके बाद में स्पीकर ओम बिरला ने जो निंदा प्रस्ताव इमरजेंसी पर रखा और जिसमें उन्होंने अपना भाषण दिया, उसके बाद में बड़ा हंगामा कांग्रेस की तरफ से किया गया। अब ओम बिरला जिनकी सभी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, इनका राजनीतिक सफ़र भी जानने जैसा है। फटाफट ज़रा इस राजनीतिक सफ़र पर नज़र डालें तो 2003 में कोटा दक्षिण से विधायक, लगातार 3 बार विधायक यहाँ से रहे। फिर 2014 में पहली बार सांसद बने, यानी जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आए थे या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया। 2019 में दोबारा कोटा सीट से सांसद बने, यानी दूसरे चुनाव में, और 2019 में लोकसभा स्पीकर भी बने थे पिछले कार्यकाल में। 2024 में भी कोटा सीट से चुने गए हैं। और इनका अगर बात करें चुनावी जीवन तो आप देखते हैं कि विधायक और सांसद का ये रहा, लेकिन छात्र जीवन से ही संघ से जुड़ाव था। भारतीय जनता युवा मोर्चा में लंबे वक्त तक जुड़े रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं ओम बिरला, और उनका राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा रहा। और इस राजनीतिक सफ़र को लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको क्यों ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ से उनका बड़ा पुराना जुड़ाव रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जो उनकी भूमिकाएं रही हैं वो भी जो हैं वो दृष्टिगत रखने लायक बातें हैं। और साथ ही साथ में स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने जो जो काम किए हैं उसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज सदन में जिक्र किया है। बहरहाल ये सभी प्रशंसा होती रही। इसके साथ ही साथ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना पोस्ट लिखा है एक्स पर, उन्होंने भी बधाई दी है। किस तरीके से बधाई दी उनके शब्दों में आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा है कि श्री ओम बिरला जी को पुनः लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रति आपकी अनुकरणीय प्रतिबद्धता हमारे संविधान की महिमा और उसमें निहित मूल्यों को सुदृढ़ करेंगी। आपके अगले कार्यकाल के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ओम बिरला जो कि अब स्पीकर चुने गए हैं दूसरी बार, उनके बारे में लिखा। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि लोकसभा के स्पीकर पद पर पुनः चुने जाने पर श्री ओम बिरला जी को बहुत बहुत बधाई। संवैधानिक मामलों और संसदीय कार्यप्रणाली से वो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपनी कार्यक्षमता को बड़ी कुशलता से देश के सामने रखा है। उनकी अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और भारत की प्रगति के लिए नए नए मार्ग प्रशस्त करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं स्पीकर महोदय को उनके दूसरे सफल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी अध्यक्ष और अब वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी पोस्ट लिखा, श्री ओम बिरला जी को पुनः लोकसभा का स्पीकर चुने जाने पर हार्दिक बधाई और यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मृदुभाषी व्यक्तित्व और सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव से 18वीं लोकसभा देश की जनता जनार्दन की प्रगति और उत्कर्ष की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होगा। आपकी अध्यक्षता में सदन का सुव्यवस्थित संचालन हो और आत्मनिर्भर व विकसित भारत निर्माण का हमारा साझा संकल्प नए आयाम प्राप्त करे, ऐसी कामना करता हूं। ये जेपी नड्डा जी ने एक्स पर लिखा है। इसके अलावा कई अन्य मंत्रियों ने, जैसे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पोस्ट किया, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने जाने पर श्री ओम बिरला जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आपका पुनः चुना जाना अपने आप में एक इतिहास है। आपके अत्यंत मृदु और सर्वसमावेशी व्यवहार के कारण आपने जिस कुशलता से अब तक संसद की कार्यवाही संभाली है, उससे संसद की गरिमा बढ़ी है। आपके अनुभव से लोकसभा की कार्यवाही और समृद्ध होगी और देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण लोकसभा के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में होगा। इसी विश्वास के साथ आपको शुभकामनाएं।
तो ये तमाम केंद्रीय मंत्रियों की शुभकामनाएं थी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपना पोस्ट लिखा। जनप्रिय मृदुभाषी राजनेता श्री ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदय तल से बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आपके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपके स्वर्णिम कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामनाएं। ये योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका एक्स पर पोस्ट रहा या ट्वीट रहा। अब ये स्पीकर पद को भी ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि इसको लेकर बड़ा घमासान रहा। कितना अहम होता है स्पीकर का पद, ज़रा ये भी जानिए। स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की ताकत का प्रतीक होता है। स्पीकर चुनवा लिया, यानी कि पार्टी ने बता दिया कि हम कितने मजबूत हैं। लोकसभा के कामकाज का पूरा कंट्रोल स्पीकर के हाथ में होता है। लोकसभा का स्पीकर सदन के नियमों की व्याख्या से लेकर व्यवस्था बनाए रखने और सदस्यों के निष्कासन तक का काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष निर्धारित करता है कि सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्पीकर दल बदल के आधार पर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी संसद सदस्य को सदन से अयोग्य घोषित कर सकता है। यदि कोई लोकसभा सदस्य स्पीकर के आदेशों का उल्लंघन करता है तो ऐसे मामलों में उसे सदन से हटाना भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष ऐसे सदस्य को निलंबित भी कर सकते हैं। सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ही स्वीकार करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का निर्णय भी स्पीकर का होता है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। लोकसभा में सदस्य को प्रश्न पूछने या किसी भी चर्चा के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी है। अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सा प्रश्न पूछने योग्य है। स्पीकर ही सदन में की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से आंशिक या पूरी तरह से हटाने का निर्णय करता है। किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग के समय स्पीकर की भूमिका काफी अहम होती है। यदि किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष दोनों के मत विभाजन के बाद संख्या बराबर आ जाए तो स्पीकर को अधिकार है कि वो अपना वोट दे। अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये ताकत होती है अध्यक्ष की, और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष का ये पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सोच समझकर इस पर किसी को बैठाया जाता है। ओम बिरला के बारे में भारत एक्सप्रेस ने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इस दौड़ में सबसे आगे वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो बहुत सोच विचार करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा गया। इस बार जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, ये भी सहयोगी दलों के तौर पर हैं। चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल हो, चाहे स्पीकर का पद हो, प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जैसी चली आ रही थी, यानी मोदी का जो पहला समय रहा, पहला टेन्योर रहा है, दूसरा टेन्योर रहा है, उसी अंदाज में तीसरे टेन्योर में भी फैसले लिए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर चॉइस की बात है वो भारतीय जनता पार्टी की चॉइस ही अल्टीमेट चॉइस के तौर पर दिखाई देती है। और उसकी वजह आप समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर ये पद बड़े महत्व के होते हैं, खासतौर पर लोकसभा स्पीकर का पद। और इसको लेकर इसलिए घमासान चल रहा था, हालांकि डिप्टी स्पीकर तक ये घमासान गया। ये कहा गया कि पुरानी एक परंपरा थी, बीजेपी जब पूर्ण बहुमत में आने लगी तो 2014 के बाद से वो परंपरा खत्म कर दी गई कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता था। खैर, देश में लोकसभा राज्यसभा कैसे बनी इसको भी जान लेते हैं। आज इसका दिन है। राज्यसभा और लोकसभा ऐसे बनी कि साल 1919 में ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। इस कानून के जरिए ही संसद का गठन हुआ। कानून के तहत संसद के 2 सदन बनाए गए। पहला निचला सदन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा ऊपरी सदन काउंसिल ऑफ स्टेट। मूनफोर्ड रिफॉर्म्स ने भी कि संसद के 2 सदनों को बनाने की सिफारिश होती है। ब्रिटिश इंडिया में तत्कालीन विदेश सचिव एडविन मोटांगू वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1918 में एक रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ था। तो ये देखिए आप, अंग्रेज़ों के समय ये पूरा एक्ट लागू हुआ, इस तरीके से सदन तैयार किए गए थे। और शुरुआत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 142 सदस्य थे। और इसको बनाने के लिए किस तरीके से रिपोर्ट्स रखी गई, किस तरह से काम हुआ वो बताया। जिनमें से ये 142 सदस्य जो थे, इनमें से 101 चुने जाते थे, जबकि 41 को नामित किया जाता था। ये शुरुआती दौर की बात है। जिन 101 सदस्यों को चुना जाता था उनमें से 52 सामान्य, 29 मुस्लिम, 2 सिख, 7 यूरोपियन, 7 जमींदार और 4 कारोबारी होते थे। और बाद में 3 सीटें दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जुड़ी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए पहला चुनाव नवंबर 1920 में हुआ। आज़ादी के बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया गया था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम लोकसभा काउंसिल ऑफ स्टेट रखा गया, और लोकसभा रखा गया, और काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा रखा गया, जो कि अब वर्तमान नाम के तौर पर आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन, निचला सदन और उच्च सदन, जो कि राज्यसभा होता है।
तो ये एक पुराना इतिहास है। इस तरह लोकसभा राज्यसभा बनी थी। लोकसभा में अभी आपने देखा सांसद चुनकर आए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद कैसे बना, ये भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देश की आज़ादी से पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद नहीं था। तब उन्हें प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। और 1921 में गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक वाइट को प्रेसिडेंट नियुक्त किया। सच्चिदानंद सिन्हा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए। असेंबली के प्रेसिडेंट पद के लिए 24 अगस्त 1925 को चुनाव हुए। प्रेसिडेंट पद के लिए 1925 से 1946 के बीच 6 बार चुनाव हुए। आखिरी बार 24 जनवरी 1946 को चुनाव हुआ। आज़ादी के बाद फिर, ये तो अभी पहले अंग्रेजों का समय चल रहा है, 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार जीवी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर बने। इस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सामने आया। और उस समय सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सांसद ही हमेशा लोकसभा का स्पीकर बना। और ये परंपरा अभी भी आप देख रहे हैं कि आमतौर पर जो है वो जारी रहती है। अब तक 18 डिप्टी स्पीकर हुए हैं। विपक्षी पार्टी या गठबंधन के सांसद 10 बार ही डिप्टी स्पीकर बने हैं। इसको लेकर बड़ी बहस हो रही है कि एक परंपरा रही थी कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दिया जाता है, सत्ता पक्ष स्पीकर पद अपने पास रखता है, लेकिन इस पर बात नहीं बन पाई। और बीजेपी का यह कहना है कि अभी स्पीकर पर बात हो रही है, तब आप डिप्टी स्पीकर के लिए बात करें। किस तरह की राजनीति है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। आज बड़ा हंगामा खेज रहा कि दूसरे टर्म तो आपको देखने को मिल रहा है ओम बिरला का स्पीकर के तौर पर, लेकिन आज जो उनकी शुरुआत थी दूसरे टर्म की, वही बड़ी धमाकेदार रही, क्योंकि इसके बाद जमकर हंगामा हो गया। उन्होंने थोड़ा सरप्राइज़ किया आज। हालांकि ये तय माना जा रहा था कि इमरजेंसी को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ बात होगी, लेकिन आज लोकसभा में कार्यवाही के दौरान ओम बिरला ने संसद में इमरजेंसी की निंदा की। स्पीकर ने आपातकाल को इतिहास का काला धब्बा बताया। स्पीकर ने कहा सदन आपातकाल की निंदा करता है। स्पीकर ओम बिरला के बयान के बाद विपक्ष ने हंगामा किया, खासतौर पर कांग्रेस ने, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। देखिए, हंगामा चल रहा था। ओम बिरला साहब ने अपनी बात को पूरा किया। वो भाषण पढ़ते रहे। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला किया गया, ये बात कही। और ये संविधान की लड़ाई विपक्ष की तरफ से नैरेटिव रखा गया। संविधान हाथ में लेकर शपथ भी ली जा रही है और आप देख रहे हैं अब काउंटर अटैक बीजेपी की तरफ से शुरू हो गया है। और जो स्पीकर ओम बिरला ने भाषण दिया उसकी बहुत लोगों ने तारीफ की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला के आपातकाल के बयान पर एक्स पोस्ट कर लिखा है, ये उनका पोस्ट है, कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़ी निंदा की, उस दौरान हुई ज्यादतियों पर प्रकाश डाला और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया उसका भी जिक्र किया और पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना भी एक अद्भुत भाव था। पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये इस बात का एक उपयुक्त उदाहरण है कि जब संविधान को कुचल दिया जाता है, जनता की राय दबा दी जाती है और संस्थानों को नष्ट कर दिया जाता है, तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया कि तानाशाही कैसी होती है। तो ये तानाशाही, संविधान का गला घोटना, ये सारी बातें जो विपक्ष का नैरेटिव था उस पर एक हमला किया। इस इमरजेंसी वाला जो अब एक तरीके से बीजेपी की तरफ से मुद्दा उठाया गया, इसको लेकर सदन के बाहर भी तमाम बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते दिखाई दिए। और ओम बिरला ने जब भाषण दिया तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये एक्स पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में उन्होंने काफ़ी तारीफ की है स्पीकर के इस भाषण की।